अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस पढ़ना है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, उसका हमने रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास जो है ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पड़ा, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से जो है इस ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए बोहर ने एक पास्टुलेट ये भी दिया था कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर हम उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। आप देखिए कि वो ये कहता था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि ऐसी फोर्स जो आपके पास दो चार्जेस के दरमियान हो। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है पड़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन टू चार्जेस, ये हमें प्रोवाइड करती है क्या, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। अब आप देखें आपके पास जो है इस न्यूक्लियस से, आपके पास सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन तक ये जो आपका डिस्टेंस है पड़ा, ये आपके पास क्या है पड़ा, आर है पड़ा। अब उसके बाद देखें आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास आपके पास क्या है, एम है पड़ा। फिर उसके बाद जो है ये जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो आपके पास वेलोसिटी क्या है पड़ी, वी है पड़ी। अब देखें आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमारे पास क्या है कि आपके पास ऐसी फोर्स है जो आपके पास किसी चीज़ को जो है वो क्या करती है, सर्कल में क्या करती है, उसको घुमाती है। तो हमारे पास जो है ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ये आपके पास किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो आपके पास ये दो चार्जेस हैं, एक आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपका क्या है, न्यूक्लियस है पड़ा। तो इन दो चार्जेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप उसी को क्या कहते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हो। अब जो है यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। तो आप देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पड़ी, अब इसको मैं एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पड़ी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अकॉर्डिंग टू कोलम लॉ अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या होती है कि के, ये आपके पास Q1, ये आपके पास क्या आ गया, Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है पड़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पड़ी। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको शुरू में यही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि बिटवीन दी टू चार्जेस। तो यहाँ पे देखें आपका Q1 है, Q2, तो दो चार्जेस हैं। ये आपका Q1 जो है ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो दो चार्जेस के दरमियान और फिर उनका क्या आ रहा है, रेडियस, जो आपका एक चार्ज से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस है पड़ा, तो वो आपके पास आर आ गया। आर उसके बाद देखें कि के आपके पास क्या है बड़ा, कांस्टेंट है। तो इस के की जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो आप देखें आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फार्मूला कुछ यूं बन रहा है कि एफ ई इज इक्वल टू Q1, ये आपके पास क्या आ गया, Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। अब आप देखें हम यहाँ पे जो है जो चार्जेस हैं हमारे, उनकी वैल्यूज़ को हम पुटअप करते हैं। तो आप देखें एक चार्ज जो है वो हमारे पास क्या है पड़ा, इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ई, और ये उसके ऊपर चार्ज जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो दूसरा चार्ज Q2 है पड़ा, वो हमारे पास क्या है पड़ा, न्यूक्लियस है पड़ा। तो अब आप देखें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब आपके पास कोई भी एटम है उसके अंदर जो है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो आपके पास क्या है बड़ा, पॉजिटिव चार्ज है।
अब पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर को आप क्या करते हो, Z से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास जो भी एटम होगा, हर एटम के अंदर जो है उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पड़ा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसके अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद होगा। फिर इसी तरीके से जो है जितना उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसी के लिहाज से आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। तो आपके पास वही न्यूक्लियस का क्या होगा, चार्ज होगा। तो इसको जो है वो हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ZE और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपके पास जो है ये Q1 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, Q2 हो गया। अब Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन है, Q2 जो है ये हमारे पास जो मैंने ZE पॉजिटिव लिखा, ये हमारे पास अब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स मौजूद होंगे वो उसका आपके पास क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। फिर उसके बाद देखें डिवाइडेड बाय वही आपके पास 4 पाई, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास क्या आ गया, R² आ गया। और ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब आप देखें आपके पास जो है, अगर इस इक्वेशन को हम यूँ लिखें कि हमारे पास जो है एक चार्ज, ये जो Z जो है ये हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस वाला जो है। उसके बाद देखें ये चार्ज है पड़ा, आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके पास उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास क्या आ गया, R² आ गया। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी उसका जो है वो फाइनल जो आपके पास वैल्यू आ रही थी वो हमने फाइंड आउट कर ली और वो हमारे पास क्या आ रही है, FE = ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। फिर उसके बाद देखें कि यहाँ पे मैंने आपको यही बात समझाई कि यही जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपके पास जो है प्रोवाइड कर रही है आपको, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है पड़ा इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है पड़ी, इस अट्रैक्शन के नतीजे में जो है वो हमें एक और फोर्स मिल रही है और वो हमारे पास क्या है पड़ी, सेंट्रीपिटल फोर्स है पड़ी। कि हमारे पास जो चीज़ सर्कल के इर्द गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो जिस फोर्स की वजह से रिवॉल्व करती है वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, या आप उसे क्या कहते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हो। तो आप देखें आपके पास जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर हम डेरिवेशन निकालें कि उसकी वैल्यू निकालें तो वो आपके पास क्या बन जाती है। आप देखें हमारे पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको हम FC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखें आपके पास जो चीज़ आपका एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास आपके पास क्या है पड़ा, m, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है उसकी वेलोसिटी क्या है पड़ी, v, और उसका जो आपके पास डिस्टेंस है पड़ा इस न्यूक्लियस से यहाँ इस तक इलेक्ट्रॉन्स का वो आपके पास क्या है पड़ा, r। तो आपके पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल होती है, आपके पास इक्वल होती है mv² ओवर R। तो आप देखें हमारे पास क्या आ गए, अब दो फोर्सेज आ गई हैं। एक हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई है, दूसरी हमारे पास क्या आ गई है, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है। तो आप देखें अगर आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करें तो आप देखें हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको हम FE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आप देखें आपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो आपने वैल्यू निकाली थी वो आपके पास क्या थी, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इज इक्वल टू आपके पास अब ये क्या आ गई थी, mv² डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था, R था। ठीक हो गया। तो आपके पास ये दो फोर्सेस जो हैं वो आपके पास आ रही हैं। जब आपके पास क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बात समझाई कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, आपके पास आपके ऑर्बिट के अंदर। तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी उसकी वजह से ही हमारे पास क्या आ रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो तो आपके पास दोनों क्या आ गई, इक्वल्स आ गई। तो यहाँ से जो है वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आप किसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, R की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आप इस इक्वेशंस को जो है वो रीअरेंज अगर आप करें तो आप देखें आपके पास जो है ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी कि आपके पास जो है ये ZE², ठीक हो गया, ये आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस R को आप यहाँ पे ले जाएं और ये जो आपके पास mv² है आप इसको यहाँ पे नीचे ले आएँ। तो ये आपके पास mv² बन जाएगा और R² ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय R। तो ये R इस R से कट जाएगा।
तो आपके पास आर जो है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा mv² आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप इस इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। तो आपके पास जो है यहाँ पे R जो है उसकी वैल्यू निकल आई है, वो आपके पास क्या आई है ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। अब आपके पास जो है यहाँ पे ZE² जो है ये आपके पास जो है वो चार्ज है आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का। ठीक हो गया। आपके पास भी 4 पाई है, आपके पास E, ये जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, या आपके पास वैक्यूम परमिटिविटी है, या आपके पास कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो है वो आपने याद रखनी, वो होती है हमारे पास 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जॉल, और जो है वो पर मास जो है इसकी आपके पास क्या होती है वैल्यू होती है। ये आपके पास किसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। तो ये आप क्या करेंगे इसको याद रखेंगे। तो आपके पास जो है ये एक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद देखें आपके पास m जो है ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v² जो है ये आपके पास क्या है उस इलेक्ट्रॉन की आपके पास वेलोसिटी है कि वो किस तरीके से कितनी वेलोसिटी से जो है वो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप ये अगर इक्वेशन 1 देखें तो इस इक्वेशन से जो है वो हम एक जो है रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो रिलेशन कुछ यूँ आ रहा है कि आप देखें ये जो r है पड़ा, ये आपके पास इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है किस चीज़ के आपके पास v² के। अगर आप इसी को देखें तो ये इंडिकेशन दे रहा है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि आपके पास अगर आपका रेडियस ज़्यादा है, आपका रेडियस क्या है पड़ा ज़्यादा है पड़ा, तो वेलोसिटी आपके पास उसकी क्या होगी कम होगी, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है इनवर्स रिलेशन है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या होगी कम होगी। तो अगर आप रेडियस बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास जो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है पड़ी वो आपके पास क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। अगर आप क्या कर रहे हो रेडियस को कम करते आ रहे हो तो आपके पास ये जो वेलोसिटी है पड़ी ये आपके पास क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आपके पास जो उसका ऑर्बिट है उसमें क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर आपके पास उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो आपके पास रिवॉल्विंग की जो स्पीड है पड़ी वो आपके पास क्या होगी कम होगी। आप देखें यहाँ पे हमने यही बात की थी कि आप देखें ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आपके पास ये पहला आपका ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी स्पीड आपके पास क्या होगी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे उसका रेडियस क्या है बड़ा कम है बड़ा। लेकिन अगर आपका एक और ऑर्बिट इस पोजीशन के ऊपर है तो आपके पास यहाँ पे इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी स्पीड भी आपके पास क्या होगी कम होगी, क्योंकि इसका और आपके पास इस ऑर्बिट का न्यूक्लियस तक जो आपका डिस्टेंस है पड़ा r है पड़ा वो आपके पास क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो आप इस इक्वेशन से जो है ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपने जब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल दी है तो हमारे पास ये जो v² आ रहा है इसकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसको हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो है वो हमने एक वैल्यू निकाली थी और हमने लास्ट के ऊपर जो है वो एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो mv ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या होता है nh, और ये हमारे पास क्या होता है 2 पाई ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमने एंगुलर मोमेंटम ठीक हो गया mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, और हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आपके पास जो है बाहर जो आपके सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं पड़े ये जो रिवॉल्व हो रहे हैं इनके आपके पास क्या है एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम है। तो आपके पास जो है वो फार्मूला वहां से हमने क्या निकाला था mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो आप देखें आप यहाँ से जो है वो वेलोसिटी v की वैल्यू को क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप इस इक्वेशन को जो है वो अरेंज करें तो आपके पास जो है v इज इक्वल टू जो है आप इसको जो है कर लें, आपके पास ये v इधर आपके पास क्या आ गया nh, ये आपके पास क्या बन गया 2 पाई, और ये जो आपके पास mr है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आप देखें इस इक्वेशन के अंदर क्या है पड़ा v² है पड़ा, तो अगर आप इसका जो है वो दोनों साइड से स्क्वायर ले लें तो आपके पास जो है ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी कि ये v² ठीक हो गया। उसके बाद देखें v² के बाद ये आपके पास n² बन जाएगा, ये आपके पास h² बन जाएगा, ये आपके पास 2 है तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये आपके पास π² बन जाएगा,
ये आपके पास एम स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये जो आपने v की वैल्यू निकाली है इसको हम जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो आप देखें आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो अगर आप यही v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दें, पुट अप कर दें, तो आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो r था ये इक्वल था किस चीज़ के, आपके पास जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया, m, और ये आपके पास क्या था, v स्क्वायर। अब ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसके अंदर ये जो आपके पास v स्क्वायर है इसी के अंदर आपने क्या करना है, इस v स्क्वायर की ये वाली वैल्यू को पुट अप करना है। तो आप देखें यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। ये आपके पास जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या आ गया, m, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने v स्क्वायर की वैल्यू को पुट अप करना है। तो आपके पास क्या है, n स्क्वायर, ठीक हो गया, h स्क्वायर, और उसके बाद डिवाइड 4 पाई, उसके बाद जो है वो ये स्क्वायर, ये आपके पास m स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया, r स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप देखें ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर है तो ये ऊपर जाएगा। तो आपके पास जो है ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, जेड ई स्क्वायर, ठीक हो गया, जेड ई स्क्वायर आपके पास आ गया, डिवाइड आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास m, ये आपके पास ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे मल्टीपल होगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, s स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये 4 आपका इस 4 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पाई है तो इधर पाई स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा इससे। तो आपके पास जो है इधर m है तो इधर आपके पास m स्क्वायर है तो ये भी यहाँ से कट जाएगा। अब जब यहाँ से कटेगा तो आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आपके पास यहाँ पे एक आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखें, ठीक है, अभी हमारे पास कम हो गई है, तो आप देखें ये आपके पास जो है ये वैल्यू कुछ यूँ आ रही है कि r जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है किस चीज़ के, जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जेड ई स्क्वायर, ठीक हो गया। नीचे आप देखें आपके पास क्या चीज़ बची हुई है, आपके पास वो वैक्यूम प्रिमिटिविटी जिसे आप एप्सिलॉन नॉट बुला रहे हो, ठीक हो गया, ये आपके पास ई नॉट बच गया। नीचे आप देखें आपके पास क्या है, एन स्क्वायर है, और फिर आपके पास क्या है, एच स्क्वायर है, और ऊपर देखें तो 4 आपके पास यहाँ से ये जो 4 है पड़ा ये 4 से कट गया था। आपके पास यहाँ पे पाई था, इधर क्या था, पाई स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बची हुई है, पाई बचा हुआ है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे m था तो ऊपर आपके पास क्या था, m स्क्वायर था, ठीक हो गया, तो एक m भी यहाँ पे बचा हुआ है। फिर उसके बाद देखें आगे आपके पास क्या चीज़ आ रही है, r स्क्वायर बच रहा है यूँ। तो आपके पास जो है यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आगे बची है वो आपके पास आगे बची है जेड ई स्क्वायर पाई m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप इस इक्वेशन को जो है वो अरेंज करें, आप देखें अरेंज किस तरीके से करें कि आपके पास ये r और ये एप्सिलॉन नॉट, ये वाली जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पे ले जाएं। अब आप मतलब इसको आप कहें कि वो एक ज़रब होती है जिसे आप ज़रब चीले पाई कहते हैं, तो आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई यूँ करेगा, ठीक हो गया, और ये इसके साथ यूँ मल्टीप्लाई करेगा। तो आपके पास जो है ये एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास जो है यहाँ पे 1 है तो ये आपके पास जेड ई स्क्वायर, ये आपके पास पाई, ये m, ये आपके पास क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब ये आप ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास आ गई है। अब आप देखें कि आप इस इक्वेशन को मज़ीद करें, ये आपके पास ई नॉट, ये आपके पास n स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गया, s स्क्वायर, और इस वैल्यू को इसके नीचे ले आए तो आपके पास जो है ये जेड ई स्क्वायर, ये आपके पास पाई, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया m, और यहाँ पे आपके पास क्या था, r स्क्वायर, और ये वाला r आप इसके नीचे ले आए तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब ये r इस r स्क्वायर से कट गया तो आपके पास r की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, h स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर, और ये पाई, और ये आपके पास क्या आ गया, m। तो आपके पास जो है यहाँ पे आपने r का जो है वो एक और रिलेशन यहाँ से निकाला है, और इस इक्वेशन को जो है वो हम इक्वेशन 4 का नाम दे रहे हैं। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो z है पड़ा, ये मैंने आपको बताया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
आप ये एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन के अंदर आपके पास हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो आपका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो आपके पास यही वाली जो वैल्यू है ये आपके पास चेंज हो जाएगी। ये देखें आर, इधर आपके पास एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, ये आपके पास एच स्क्वायर डिवाइडेड, आप देखें जेड की जगह आपके पास 1 आ गया। तो ये चीज़ आपके पास ई स्क्वायर, और ये आपके पास पाई, और ये आपके पास क्या आ गया, एम आ गया। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन आपके पास यूं बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर आप यूं देखें कि आर ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो आपके पास ई स्क्वायर, ये आपके पास पाई एम, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये वाला जो वैल्यू है ये सारा आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है। इसमें से एक तो आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम प्रिमिटिविटी कांस्टेंट है, एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, आपके पास जो है ये चार्ज है पड़ा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि एक चार्ज से दूसरे आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का जो आपके पास चार्ज था वो हो गया पाई हो गया। फिर उसके बाद एम जो है वो आपके पास मास है। तो आप जो है इसकी वैल्यूज़ को अगर आप क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, या आपके पास जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन यूँ आ रहा है कि हमारे पास ये जो आर है पड़ा ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ के, एन स्क्वायर के। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि हमारे पास जो है जो रेडियस है पड़ा वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ के, ऑर्बिट के। अब ये n जो है इसको हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या है पड़े, ऑर्बिट हैं। जो हमने बात की थी कि n जो है वो हमारे पास 1 हो सकता है, 2, 3 एंड 4, वो सारी हमने बात डिस्कस की थी जिसको आपने शेल्स का नाम दिया था। तो अब ये बात कह रहा है कि अगर आप जो है n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास जो है वहाँ पे रेडियस आपके पास जो है, अगर आपका ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसका रेडियस भी आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन अगर आपका जो है वो शेल दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से तो आपके पास जो आर है पड़ा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आप देखें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं पड़ी, इसको अगर आप इन सारी की वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, प्लांक्स कांस्टेंट की होगी, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आप पुट अप करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास आता है 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जो है वो आपके पास -10 आ जाता है, या आप इसको जो है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 0.529 और ये आपके पास क्या बन जाता है, एंगस्ट्रॉम बन जाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास जो है 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, 1 एंगस्ट्रॉम के। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है कि हमारे पास जो आर है पड़ा ये सारी इसकी वैल्यू को पुटअप करें तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, एन स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू को जो है वो पुटअप करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो रेडियस का जो आपके पास डिस्टेंस है वो आता जाएगा। अगर आप देखें एन जो है वो हमारे पास 1 है, एन हमारे पास क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू को पुटअप करें तो आपके पास जो एन 1 है उसका आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपके पास वो क्या आ रहा है, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। एन की वैल्यू यहाँ पे आप 1 पुटअप करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, वही 1 रहेगा। ठीक हो गया। फिर अगर आप कहते हो कि एन जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, तो आप देखें आपके पास ये आर ये 0.529 और एंगस्ट्रॉम आ गया, और यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास इस वैल्यू को 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वो आपके पास क्या आ रहा है, 2.11 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके पास आ जाएगा। और ये वाला रेडियस जो है ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो है सेकेंड ऑर्बिट जो है उसका आएगा। इसी तरीके से जो है वो आप N3 ठीक है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप एन की वैल्यू के ऊपर। अतः कि आपके पास एट द एंड कंक्लूजन ये हमारे पास निकल रहा है कि आपके पास जो है ये जो आपका डिस्टेंस है पड़ा न्यूक्लियस से इन ऑर्बिट्स का, शेल्स का, ये आपके पास क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर आप पहले ऑर्बिट को देखें तो उसका आपके पास जो है वो आपके पास 0.529 आ रहा है, लेकिन फिर अगर आप N2 की बात करें तो आपके पास जो है वो 4 टाइम जो है वो न्यूक्लियस से अवे हो जाता है। फिर इसी तरीके से आप थर्ड के अंदर जाएं तो ये आपके पास 9 टाइम जो है वो आपके न्यूक्लियस से अवे हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप N4 की तरफ जाएं तो आपके पास 16 टाइम जो है वो न्यूक्लियस से अवे होता जाएगा। तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे आपके पास रेडियस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ये आपने जो है
N1 आपका जो आपका पहला शेल है उसके लिए आपके पास ये वाली वैल्यूज़ है, आपने इसको याद रखना है। या आपसे अक्सर जो है वो MCQs क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पूछ सकता है, या इसी तरीके से आपसे सेकंड या थर्ड, ठीक है, इनका भी पूछ सकता है। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू याद होगी तो N अगर आपके पास वो कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट, तो आप यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आएगा। 4 को आप इसके साथ मल्टीपल कर देंगे तो आपके पास सेकेंड जो आपका ऑर्बिट है उसकी निकल आएगी। इसी तरीके से अगर आपसे 4 का पूछ रहा है तो आप N की जगह के ऊपर 4 को पुट अप करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपके पास 16 आएगा। 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स की जो है वो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास एट द एंड ये आ गया है कि आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन आपके पास ये जो एटम्स है ये आपके पास इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स की तरफ जो है वो आप मूव ऑन करते हो। तो आप जब जो है मूव ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक आप जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लें कि आपके पास R2 जो R2 माइनस R1 जो है ये आपके पास क्या होगा, लेस होगा। किससे? आपके पास जो है वो R3 माइनस R2 से, ठीक हो गया। और ये आपके पास लेस होगा किससे? आपके पास R4 माइनस R3 से, और ये आपके पास लेस होगा एंड सो ऑन। ये आपके पास इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जो है रेडियस ऑफ आपके पास जो है वो हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस निकाला है, और इसकी मदद से जो है वो हमने 2 बातें निकाली हैं। एक बात तो हमारे पास क्या थी कि एक बात हमने ये निकाली थी कि हमारे पास रेडियस जो है वो हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन होता है किस चीज़ के, हमारे पास वेलोसिटी के। अगर आपके पास जो है आपका रेडियस है ज़्यादा होगा तो आपके पास ये जो वेलोसिटी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की जो स्पीड है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। अगर हमारे पास रेडियस कम होगा तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके रिवॉल्विंग की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फिर एट द एंड जो है हमने इसी वेलोसिटी को मेजर किया था वो एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करते हुए, और हमने यहाँ पे जो है ये एक वैल्यू यहाँ पे निकाली कि हमारे पास जो R है पड़ा ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ के, n स्क्वायर के। n आपके पास क्या है, 1 2 3 4, ये आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास डायरेक्टली है। जितना जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे आपके पास रेडियस भी आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर एट द एंड जो है वो हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है पड़ा, इस न्यूक्लियस से आपके पास जो पहला शेल है पड़ा उसका जो हमारे पास रेडियस है पड़ा वो यहाँ से यहाँ तक का जो पहला शेल है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.529 आ रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास ये सेकंड वाला है तो हमारे पास सेकंड का क्या आ रहा है, 2.11 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो है वो हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर जो है, और फिर हमने जो है उसके अंदर ये जो बोर मॉडल के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी उसके पॉइंट का जो हमारे पास जो था कि वो एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हमारे पास शेल मौजूद होते हैं। तो इस बात ने जो है उसको क्या किया था, कंफर्म कर दिया था। जो हमारे पास बोर कहता था कि हमारे पास ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये आपके पास हर जगह के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है बल्कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपके पास देखें पहला शेल 0.529 डिस्टेंस के ऊपर है, फिर दूसरा जो है वो आपके पास न्यूक्लियस से आगे 2.11 एंगस्ट्रॉम का जब डिस्टेंस करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो सेकंड शेल आता है, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या था, डेरिवेशन ऑफ रेडियस था कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम एनर्जी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो है इसकी एनर्जी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।